चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था अबाउट डायमेंशंस ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। और वो जो डायमेंशंस ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज हम देख रहे थे, उसमें हमने बेसिकली सारे फिजिक्स में लगने वाले जितने भी डायमेंशन है वो प्रिपेयर किए थे। और उससे रिलेटेड मैंने आपको वर्क दिया था कि क्या करना है, आपको सारे डायमेंशन खुद से बस 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके फिर से प्रूव करना है। और उसके बाद एक डीपीपी भी दी थी, उसके साथ और एक डीपीपी दी थी। सब लोगों ने डीपीपी सॉल्व भी कर ली, डाउट कुछ को नहीं थे। और उसके बाद में टेस्ट भी हो गई, लॉट्स ऑफ पीपल्स गॉट आउट ऑफ मार्क्स। तो ये जो रिदम शुरू हो गया है आउट ऑफ मार्क्स का, बेटा उसको मेंटेन रखो, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट जो है आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज डायमेंशंस के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या फिर सिंपली एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। यानी जो डायमेंशंस हमने अभी पढ़े थे कल के लेक्चर में, हम उनके एप्लीकेशंस पढ़ने वाले, मतलब यूज पढ़ने वाले कि ये डायमेंशंस हमने क्यों पढ़े थे और इसको मतलब पढ़ने के बाद हम क्या क्या मतलब कहाँ पे अप्लाई करके इसका यूज करने वाले, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एप्लीकेशन आता है जो हमारे लिए आज की डीपीपी, आज की टेस्ट में भी एंड फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट इज टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बिटवीन रिलेशन फाइंड करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस जो है इसका यूज करते हैं। कैसे? एकदम सिंपल बात है, देखो। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट से देख रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक हमने स्टडी भी किए हैं, आगे भी स्टडी करना है। उसमें हम देख रहे थे कि जितने भी साइंटिस्ट थे, जब भी कोई नया लॉ, नया प्रिंसिपल, नया फॉर्मूला लेके आते थे, तो वो क्या करते थे, बस डिपेंडेंसी एक्सप्लेन करते थे। कि जैसे फोर्स है, न्यूटन ने बोला था कि वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। देन जो फोर्स है वो दो बॉडी के बिटवीन के सेपरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब कौन सी क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इतनी बातें एक्सप्लेन की जाती है। लेकिन वो कैसे डिपेंडेंट है, उनकी पावर क्या है, वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, ये सब हमें बाद में मतलब सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके लिए एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले जब हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम हो गई थी, तो हमें इतना ही मालूम था कि काइनेटिक एनर्जी जो है मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने ये विंडो है, इसके ऊपर ये चौक है, ऐसे टच करके रख दिया और एक फेंक के मारा, तो विंडो के ऊपर होने वाला जो इंपैक्ट है दोनों केस में डिफरेंट होता है। या फिर मैंने चौक का मास चेंज कर दिया और फिर उसको फेंक के मारा, जैसे मोबाइल हाथ में लिया, विंडो के ऊपर फेंक के मारा, तो होने वाला इंपैक्ट डिफरेंट है, वर्क डन डिफरेंट है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है जब भी बॉडी मोशन परफॉर्म करती है, तब वो डिपेंड करती है बॉडी के मास के ऊपर एंड बॉडी के वेलोसिटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? बॉडी के मास के ऊपर एंड बॉडी के वेलोसिटी के ऊपर। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने बोर्ड पे जो है एक इक्वेशन लिखा है, जिसमें हमने क्या लिखा है, देखो कि जो E है दैट इज प्रोपोर्शनल टू m प्रोपोर्शनल टू V है। तो अगर मैं m की पावर को A एंड V की पावर को अगर B बोल दूंगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके ये A की एंड B की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए एक ही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से उसी मेथड से सबको आना पड़ेगा, फिर कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसकी जगह पे डायरेक्टली इक्वल टू लिख देते हैं। अब यहाँ पे इक्वल टू लिखते टाइम हमारा रूल है कि कांस्टेंट लगता है, लेकिन कांस्टेंट का काम जो है डायमेंशंस में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ये कांस्टेंट जो है हम लैब में बैठ के अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे हम कांस्टेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, उसमें हमें बस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करके इक्वल टू लिखना है। उसके बाद में सेकंड स्टेप जो है, ये हर एक क्वांटिटी के डायमेंशंस जो है कल हमने लर्न किए थे, प्रिपेयर किए थे, कैलकुलेट किए थे, मालूम किए थे, वो एज इट इज पुट करने। जैसे ई मतलब एनर्जी, तो एनर्जी के डायमेंशंस हो गए L2 M1 T-2 इक्वल टू कौन है, m यानी मास, तो मास के डायमेंशंस m1 उसकी पावर a इंटू v यानी वेलोसिटी, उसके डायमेंशंस L1 T-1 इसकी पावर क्या है b। हर बार सेम स्टेप्स का रिपीटेशन होगा, पहले स्टेप्स में इक्वल टू लिख देना है, दूसरे स्टेप्स में हर एक क्वांटिटी के डायमेंशंस लिखना है। अब आगे जाएंगे तो थर्ड स्टेप में क्या करना है,
वही बेसिक रूल, पावर की पावर को मल्टीप्लाई करो, यानी ये जो L2m1t-2 है इट विल रिमेन सेम, बस यहाँ पे जो पावर है उसके पावर को मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू ए ये बनेगा m रेज टू a, ये 1 इंटू बी ये बनेगा l रेज टू b, ये -1 इंटू बी ये बनेगा t रेज टू -b। खत्म। हमने क्या किया, सिंपल 8-9 का मैथ से उसको अप्लाई किया पावर की पावर को मल्टीप्लाई करके। अब आगे हम क्या करेंगे कि अगर ये दोनों क्वांटिटी को इक्वेट करना है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों जो है वो इक्वल होने चाहिए। LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल चाहिए, सेम चाहिए। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब L की इधर की पावर सेम होगी, तो यानी B की वैल्यू मिल गई 2। ये कब पॉसिबल है, अगर m की यहाँ की पावर इक्वल है, तो हमें बस इतना ही चाहिए था, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू, तो a बन गया 1, b बन गया 1, हो गए आंसर्स। चलो देखो कॉमन फास्ट है, क्लियर सबको? चलो चलो कॉमन फास्ट, एकदम सिंपल मेथड थी, एक एग्जांपल मैंने सॉल्व किया है, सेम मेथड से अब आप आगे के एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? उससे पहले बिफोर दैट क्लियर है सबको? फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्वांटिटीज के बिटवीन का जो रिलेशन है उसको डिराइव करेंगे, ठीक है? ओके, हो गया। फिर अब आगे देखो, सेम टाइप के एग्जांपल मैं दूंगा आपको, सॉल्व करने हैं, जिनको आते हैं, जिनको डाउट्स हैं उनके लिए मैं बोर्ड पे सॉल्व करके दूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया है पोटेंशियल एनर्जी का। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें मालूम है कि वो मास के ऊपर डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है, एंड उसके साथ हाइट के ऊपर भी डिपेंड करती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू a, g रेज टू b, h रेज टू c। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी, ए की एंड बी की एंड सी की, ये तीनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है? तो जिनको समझ में आ गया है, जिनको आता है, दे कैन प्रोसीड, आगे सॉल्व करो। यस प्रणव, वेरी गुड। बाकी लोग जो है उनके लिए अपन बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, ठीक है? सबसे पहली स्टेप में हमें क्या करना है, ये प्रोपोर्शनलिटी निकाल के इक्वल टू लिखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी m रेज टू a, g रेज टू b, h रेज टू c। पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस होंगे L2m1t-2 इक्वल टू मास है, मास के डायमेंशंस रहेंगे m1 फिर a, g मतलब एक्सेलरेशन है, उसके डायमेंशंस L1t-2 पावर b, h मतलब लेंथ है, L1 पावर बनेगी c। अब हम क्या करेंगे आगे, ये सेम रहेगा, और थर्ड स्टेप में पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, m रेज टू a, l रेज टू b, t रेज टू -2b, एंड ये बनेगा फिर से l रेज टू c। यहां पे क्या करना होगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा है बस, l बेस सेम है तो पावर की ऐड करनी होगी, पावर की एडिशन करने के बाद l रेज टू बनेगा b प्लस c, m रेज टू बनेगा a, t रेज टू बनेगा -2b। और यहाँ पे जो L2m1t-2 था वो तो सेम रहेगा। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, LHS को RHS से इक्वेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर a है, तो a बना 1, यहाँ पे t की पावर -2 है, यहाँ पे t की पावर -2 भी है, तो यहाँ पे -2 कैंसिल हो जाएगा और b बना 1, इधर लिखता हूं b बना 1। अब c के लिए L की पावर कितनी है, b प्लस सी, L की इधर पावर कितनी है 2, लेकिन अभी b 1 आया था, तो ये 1 अगर उधर जाएगा तो c बनेगा 1, तो c1 b1 ab1 सारे 1, a1 b1 c1। इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय m इंटू जी इंटू एच, हो गया, ठीक है? तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? चलो, इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? कमन फास्ट है, क्लियर? बोलो। चलो नेक्स्ट, आपको बोला गया है कि फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर।
यानी टी प्रोपोर्शनल टू है एल रेस टू ए जी रेस टू बी। टी के डायमेंशन होंगे T1 यानी M0 L0, L मतलब लेंथ है, उसके डायमेंशंस L1, G मतलब एक्सेलरेशन है, डायमेंशंस L1 T-1। चलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब सब लोग ट्राई करो, कमन फास्ट, सबके आंसर चाहिए, चलो फटफट। चल कल्पेश आंसर बोल, ऋषभ, सर्वेश, सानिया, आकांक्षा। जी का लिख के दिया है बोर्ड पे, हाँ T-2 है, वेरी गुड। ये एक्सेलरेशन के जो होते हैं L1 T-1 नहीं है, L1 T-2 है। चलो करो जल्दी जल्दी, कमन फास्ट। प्रणव वेरी गुड, सानिया करेक्ट है। चलो बाकी लोगों के आंसर आ रहे हैं, इसलिए मैं सॉल्व करूंगा। जिनको नहीं आता है वो लोग बोर्ड पे ध्यान में देंगे, जिनको समझ में आ गया था वो खुद से सॉल्व करेंगे। पहली स्टेप में मुझे यहाँ पे इक्वल टू लेके आना है, तो ये बनेगा T इक्वल्स टू एल रेस टू ए जी रेस टू बी। अब दूसरी स्टेप में डायमेंशंस पुट करो, M0 L0 T1 इज इक्वल्स टू L1 की पावर ए, जी एक्सेलरेशन मतलब L1 T-2 की पावर बी। थर्ड स्टेप में पावर की पावर को मल्टीप्लाई करो, तो M0 L0 T1 1 इंटू ए, 1 इंटू बी, -2 इंटू बी, माइनस ऑफ 2b। अब ये M0 है, L0 है, T1 है, L बेस सेम है, तो पावर की एडिशन होगी a प्लस बी इंटू टी बनेगा माइनस ऑफ 2b। अब लास्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब देखो यहाँ पे L की पावर a प्लस बी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे t की पावर -2b है, यहाँ पे 1 है, यानी b बनेगा -1/2। एंड ये b वाला जो -1/2 है यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये -1/2 उधर जाएगा, a बनेगा +1/2। तो ध्यान से देखो, अब a अगर +1/2 है, b अगर -1/2 है, तो आ गए ना हमारे आंसर्स। वेरी गुड अथर्व, करेक्ट आ रहे आंसर्स। मतलब एकदम ध्यान लेंगे, जी जान से देखेंगे और ट्राई करेंगे तो फिजिक्स आना ही आना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो बैठे हैं, अब मैं उनको प्रॉपर, अभी लाइव लेक्चर ऑफलाइन होता तो कुछ भारी वर्ड यूज कर सकता था, अभी पेरेंट्स भी देख रहे होंगे शायद से, लेकिन जो बैठे हैं शांत, कुछ आंसर नहीं देना है, कुछ करना नहीं है, उनका थोड़ा सा फिर ऐसे होने वाला है, उनको कोई ऑप्शन नहीं, उनको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है ना। चलो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ऐसे बनेगा, T इक्वल्स टू कोई भी एक कांस्टेंट होगा, अभी मालूम नहीं छोड़ दो, ठीक है, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ L/G। क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, L⁻⁴ G -1/2 है, माइनस है, उसको नीचे आएंगे वो प्लस बनेगा, 1/2 मतलब ये बनेगा T इक्वल्स टू रूट ऑफ L/G। कांस्टेंट कौन सा है इस टॉपिक में रिक्वायर्ड नहीं है, हमें मालूम है कि T इक्वल्स टू 2π रूट ऑफ L/G होता है, ठीक है ना। लेकिन इस टॉपिक में अपन जब डिराइव करते हैं तब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। चलो अब समझ में आ रहा है सबको, कौन ऐसा है जिसको प्रॉब्लम आ रहा है कि सर नहीं समझ रहा है, क्या स्टेप्स लेनी है, कैसे लेनी है कोई कमेंट फास्ट कमेंट करो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो चलो कमेंट फास्ट। ऋषभ ओके ठीक है, चलो और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बाकी लोग अब खुद से करो। हाँ, डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है मास एंड वॉल्यूम के साथ, ये क्वेश्चन है, तो इसकी पावर ए है, इसकी पावर बी है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको। जिनको समझ में आ गया, ऑल क्लियर हो गया, चलो सॉल्व करो। ऋषभ आप बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, मैं आपके लिए सॉल्व करके दे रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी को निकाल के इक्वल टू लिखना है, तो रो बनेगा M⁻⁴ V⁻B। सेकंड स्टेप में इनके डायमेंशंस पुट करने, अब डेंसिटी मतलब मास अपन वॉल्यूम मालूम है, तो उसके डायमेंशंस मालूम होने कंपलसरी, तो ये बनेगा M1 L-3। मास है मतलब ये बनेगा M1, पावर बनेगी A। V मतलब क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब L3, तो पावर बनेगी B। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पावर की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा M1 L-3, तो ये बनेगा 1 इंटू A, 3 इंटू B, 3B हो गया, m की पावर 1, m की पावर a, तो a बना 1, l की पावर -3, l की पावर 3b, 3 कैंसिल हो जाएगा, b बना -1, फिनिश्ड, a1 b-1। ऋषभ कमेंट करो क्लियर है कि बेटा, बाकी लोगों के आंसर्स करेक्ट है।
ये 3 किसने लिख दिया था? ओके ठीक है, संस्कृति कईपन, चलो चलो बाकी लोगों के करेक्ट है, संस्कृति रॉन्ग आ रही है बस। तो दोनों भी 1 1 आ गए, मतलब डेंसिटी बनेगा मास अपॉन वॉल्यूम, खत्म। तो इस तरह से जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी गुड कल्पेश, करेक्ट है, टेस्ट में भी प्रूव करो कल्पेश ये। चलो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेम पार्ट के ऊपर। ये सारे फॉर्मूले आपको मालूम थे, इसलिए बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया, बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किए बिना डायरेक्ट आंसर बोल दिए थे, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले लर्न हो चुके हैं टॉपिक पढ़ते टाइम, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोला गया है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा आर वी से, इसकी पावर ए है, इसकी पावर बी है, इसकी पावर सी है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। अब यहाँ पे जो एफ दिख रहा है फोर्स, तो फोर्स के डायमेंशंस होंगे L1 M1 T-2। ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस कल प्रूव किए थे, क्या थे डायमेंशंस? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद है क्या? प्रणव आंसर भी बोल दिए, वेरी गुड, ठीक है। चलो बाकी लोगों को सॉल्व करना है। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के कल के डायमेंशन याद करो, F अपॉन R इंटू वी, यानी L1 M1 T-2, ये L1 T-1, L1 L1 कैंसल, मतलब L-1 M1 T-1 एंड V के डायमेंशन है L1 T-1, ठीक है। चलो बाकी सब लोग सॉल्व करो और आंसर बोलो। कुछ लोगों ने आंसर बोल दिया ऑलरेडी। अथर्व यन कहां से आ गया? यन है नहीं इक्वेशन में। प्रणव एक्सलेंट, वेरी गुड। चलो बाकी लोग भी इसी स्पीड से। प्रणव का क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर आ गया। ईटा ईटा, ओके, क्या पावर बोल दी क्या उसकी? वेरी गुड, अथर्व के भी आंसर आ गए। चलो कॉमन सेंस से दो मेथड से, एक तो जब पूरा फिजिक्स पढ़ के हो जाएगा तो जो भी क्वांटिटी आएगी उसमें फॉर्मूला आने ही वाला है, तो फॉर्मूला आएगा तो हमें मालूम ही हो जाएगा। F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर भी था, सबकी पावर 1 ही होती है, तो मतलब कुछ इश्यू नहीं होगा। लेकिन जिनको फॉर्मूले नहीं मालूम है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाओ। पहले स्टेप में F बनेगा इक्वल्स टू ईटा रेस टू ए आर रेस टू बी, एंड ये कौन है? V रेस टू सी। डायमेंशंस पुट करो L1 M1 T-2। ईटा के डायमेंशंस अभी देखे कितने हैं? L-1 M1 T-1, पावर कितनी है? A, R मतलब लेंथ, पावर कितनी है? B, वेलोसिटी मतलब L1 T-1, पावर कितनी है? C। अब उसके बाद में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा L1 M1 T-2 इक्वल टू L रेस टू माइनस A, M रेस टू A, T रेस टू माइनस A, L रेस टू B, L रेस टू C, T रेस टू माइनस C। बस पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो बेस सेम है उनके एडिशन करो। L कितने 3 बार है, तो L की पावर होगी माइनस A प्लस B प्लस C। M की पावर कितनी है? A की बार है A, T 2 बार है तो T बनेगा माइनस A माइनस C, तो ये बना L1 M1 T-2, फिनिश्ड। अब क्या करना है? पावर को इक्वेट करो, LHS इक्वल्स टू RHS करेंगे तो A बना 1, माइनस A माइनस C इज इक्वल्स टू -2 है। A कितना है? -1, उधर जाके +1, तो -C होगा -2 + 1, -2 + 1 मतलब -1, माइनस माइनस कैंसल, यानी C इक्वल टू 1 आ गया। तो अब A1 है C1 है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, L की पावर इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? -A + B + C इक्वल्स टू 1। A कितना है? -1, C कितना है? 1, B इक्वल्स टू 1, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, AB1 BB1 CB1। चलो ध्यान से देखो इसको। आकांक्षा चुकलो, रॉन्ग। सब लोग एक बार देख लो स्टेप बाय स्टेप। प्रोसेस चेंज नहीं करनी है, गड़बड़ नहीं करनी है, हर बार स्टेप बाय स्टेप जाना है। एडिशन सब्सट्रैक्शन छोड़ के कुछ है ही नहीं इसमें। 1 1 1 करेक्ट। चलो देख लो सब लोग, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में सॉल्व करो। जिनका रॉन्ग हो गया है, नहीं समझा, व्हाट्सएप पे पूछो। ठीक है, देन नेक्स्ट, एनर्जी is directly proportional to G raised to A, M raised to B, R raised to C.
अब यहाँ पे जो एनर्जी है, ई का मतलब क्या है, एनर्जी, उसके डायमेंशंस लिख के देता हूं, होंगे L2m1t-2, जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट L3m-1t-2, यम का मतलब मास m1, आर का मतलब रेडियस मतलब लेंथ यानी L1। तो फाइंड वैल्यूज ऑफ एबीसी, चलो कॉमन फास्ट लग जाओ काम पे। फाइंड वैल्यूज ऑफ एबीसी, सर्विस सेम सॉल्व केलं, गुड वेरी गुड। फिर आंसर का क्या हुआ, करेक्ट है करेक्ट है। चलो अब ये करो सेम सॉल्व, कुछ भी प्रोसेस में स्टेप में कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलो कल्पेश, ऋषभ, आकांक्षा, आंसर्स करेक्ट चाहिए। अथर्व, चलो संस्कृति, प्रणव, सानिया, टाइम लग रहा है। अनुजा, अनुजा बस लॉग इन करके चली गई तू। आर्या, अवनी, सेम प्रोसेस बेटा। एंड जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मैं बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूं। प्रणव वेरी गुड, संस्कृति पूरा आंसर्स बोलो आगे जाके। पहली स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहली स्टेप में इक्वल टू लाया जाएगा, तो ई बनेगा g⁻a, m⁻b, r⁻c। उसके बाद में इनके डायमेंशंस पुट करेंगे, L2m1t-2, जी के डायमेंशंस क्या है, L3m-1t-2, पावर कितनी है 1। उसके बाद में मास m1 है, पावर कितनी है b, r मतलब लेंथ है, पावर कितनी है c। अब इनकी पावर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा L2m1t-2, L बनेगा 3a, m बनेगा -a, t बनेगा -2a, m बनेगा b, l बनेगा c। सिंप्लीफाई करते हैं, L L बेस से में पावर को ऐड करेंगे 3a + c, m बनेगा -a + b, t बनेगा -2a। आता फक्त कंडीशन ये है कि आपकी एडिशन सब्सट्रैक्शन रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट उतना आना चाहिए, उसको आप कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर आप गिल्ट नहीं फील कर रहे हो तो मुझे बोलो, मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन भी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन रॉन्ग नहीं कर दी तो बाकी कुछ गलती होगी नहीं आपकी। देखो टी की पावर को इक्वेट करते हैं, इधर -2a है, इधर -2 है, तो -2 कैंसिल करेंगे, a बनेगा 1। आगे ये 3a + c = 2 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये +3 उधर जाके -3 बनेगा, तो c बनेगा 2 - 3 यानी c बना -1। उसके बाद में क्या बचा, यम, इसकी पावर ये -a + b = 1 है, यहाँ पे a कितना है -1, उधर जाके बनेगा +1, तो b = 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो a1 b2 c-1। प्रणव मिस्टेक हो गई थी क्या, चेक करो कॉमन फास्ट, बोर्ड पे मैंने कर दिए हैं। जिनके करेक्ट नहीं आ रहे थे एक बार क्रॉस चेक करो। आई थिंक प्रणव के आंसर थोड़े से नहीं, बराबर था प्रणव का, वेरी गुड, ठीक है। चलो अथर्व वेरी गुड, हाँ प्रणव करेक्ट करेक्ट, संस्कृति का करेक्ट हो रहा है, ये रॉन्ग हो रहा है। चल ऋषभ आंसर बोल, कल्पेश ओके, ऋषभ ऋषभ आंसर बोल बेटा। ऋतुजा वेरी गुड, आलं तुझं। कल्पेश बस एडिशन में मिस्टेक नहीं करनी है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर की पावर को मल्टीप्लाई किया, 3 × a 3a, -1 × a -a, -2 × a -2a, खत्म। 1 × b b, 1 × c c, खत्म। यल एल बेस से में पावर को ऐड करेंगे, 3a + c हो गया। यम एम बेस से में -a + b हो गया, टी का वैसे की वैसे रहेगा, इधर तो कोई चेंज नहीं होता है, इधर तो सेम ही रहेगा। बस हम क्या करते हैं, जिनका बेस से में पावर को ऐड करते हैं, पहले मैंने क्या किया, ये टी के -2a को -2 के साथ रिप्लेस किया, मुझे a मिल गया। उसके बाद में ये 3a + c को ये 2 के साथ इक्वेट कर दिया, c मिल गया। एंड लास्ट में -a + b को ये 1 के साथ इक्वेट कर दिया, मुझे b मिल गया। कल्पेश वेरी गुड, ऋषभ करेक्ट है। कल्पेश अभी फिर से रिपीट बोल दिया, नहीं क्लियर हो रहा है तो बेटा व्हाट्सएप पे बोलो, मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलो टेक ए स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा सा टाइम लगा, कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा इतना याद नहीं होगा आपको, क्योंकि ग्रेविटेशन पढ़ के बहुत दिन हो गए ना।
नेक्स्ट बी है, बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज, वेलोसिटी एंड फोर्स। फाइंड वैल्यूज ऑफ एबीसी। चलो अब लग जाओ काम पे। बी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, इसके डायमेंशंस होते हैं m1 t-2 i-1। हाँ, उसके बाद में Q मतलब चार्ज, इसके डायमेंशंस i1 t1। V मतलब वेलोसिटी, डायमेंशंस L1 t-1। F मतलब फोर्स, डायमेंशंस L1 m1 t-2। Now put their values and get the values of ABC। चलो आप सबके आंसर्स करेक्ट चाहिए, अब कोई रीजन नहीं चलेंगे। चलो चलो चेक करो, कॉमन फास्ट क्लियर है, गुड डन। तो इसी तरह से किसी भी क्वांटिटी के बिटवीन रिलेशन अगर फाइंड करने हैं तो हम हर बार क्या करेंगे, यही स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। कुछ भी चेंज इसमें नहीं होगा। आपको डीपीपी मिलेगी, ढेर सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस उसमें होंगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की एक ही प्रोसेस है, कंफ्यूज नहीं होना है, गड़बड़ कराई नहीं। एक्यूरेसी मेंटेन करो, स्पीड अपने आप आती है। समझ में आ रहा है ना? हमारा काम है एक्यूरेसी मेंटेन करना, स्पीड डेवलप करना, ये हमारा काम नहीं, वो ब्रेन का काम है, ठीक है ना। और ब्रेन को, ब्रेन की जो काम है उसको बताने नहीं पड़ते, वो अपने काम में एकदम परफेक्ट है। हमें बस हमारा काम करना है कि ब्रेन को ये सारी बातें समझानी है और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ठीक है। चलो एस प्रणाली वेरी गुड, करेक्ट है। कृष्णा करेक्ट है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखा जिसमें हम देखते हैं कि वेरियस क्वांटिटी के बिटवीन रिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है। अब इससे रिलेटेड एक फेवरेट क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बोला जाता है कि मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी बदल के देते हैं, और वो डीपीपी में आएगा तो उसके साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, डीपीपी का जब डाउट सेशन रहेगा रात में तो क्लियर हो जाएगा। चलो उसके बाद में सेकंड एप्लीकेशन में आते हैं, विच इज अगेन मोर इंपॉर्टेंट। second application of dimensional analysis, that is to check correctness of given physical quantity। जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दी गई है वो करेक्ट है या नहीं है, ये चेक करना पड़ता है, ठीक है। यानी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, हम सेम डायमेंशंस का यूज करने वाले हैं, क्योंकि डायमेंशन में एक रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि एवरी फॉर्मूला और फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। मतलब फिजिक्स में जो भी फॉर्मूला, फिजिक्स में नहीं है, हर बार एप्लीकेबल है, लेकिन हम हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड डिस्कशन लिमिटेड रखेंगे कि फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हम देखने वाले हैं, फॉर्मूले देखने वाले मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हम देखने वाले हैं, तो सारे फिजिकल क्वांटिटी, सारे फॉर्मूले में एक कंडीशन कंपलसरी है कि दे मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि इक्वेशन में अगर इक्वल टू आ रहा है तो उसके दोनों साइड के डायमेंशन, या फिर इक्वल टू सॉरी प्लस आ रहा है उसके दोनों साइड के डायमेंशन, या फिर माइनस आ रहा है उसके दोनों साइड के जो डायमेंशंस हैं वो हर बार सेम चाहिए, इक्वल चाहिए। ये अगर मेंटेन हो गया तो समझो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया। लेकिन ये रूल जो है वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जो है इन दोनों को कंबाइनली हम कंसीडर करते हैं। कैसे? विथ एग्जांपल आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशन है, पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। तो ये जो रूल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये क्या एक्सप्लेन करता है कि ये फॉर्मूला हम फिजिक्स में एक्सेप्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ओनली इफ अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट है मतलब क्या? इक्वल टू के दोनों साइड में एंड एडिशन के दोनों साइड में, फिर ये दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन है, तो दोनों को हमें कंबाइनली कंसीडर करना पड़ेगा। इन तीनों प्लेसेस पे डायमेंशन अगर सेम है तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ऐसे हम एज्यूम करते हैं। चेक करेंगे, वेलोसिटी है, डायमेंशंस रहेंगे L1 t-1, ये भी वेलोसिटी है, डायमेंशंस रहेंगे L1 t-1। अब a मतलब एक्सेलरेशन है L1 t-2, t मतलब t प्लस 1, बेस से में पावर की एडिशन होगी, तो L1 t-1 इक्वल्स टू L1 t-1, ये tt बेस से में पावर की एडिशन करेंगे L1 t-1,
मतलब यहाँ पे डायमेंशंस, यहाँ पे डायमेंशंस, यहाँ पे डायमेंशन जो है तीनों प्लेसेस पे सेम है, यानी फिजिक्स में हम ये फॉर्मूला करेक्ट है और उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। हो गया, इतनी सी बात है। आगे अब और कुछ एग्जांपल देखेंगे इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ के डायमेंशंस, यहाँ के डायमेंशंस, यहाँ के डायमेंशंस दे मस्ट बी सेम, ये इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है, इसके डायमेंशंस L1, U इंटू टी है, U मतलब L1 T माइनस वन, इंटू टाइम है मतलब T प्लस वन, हाफ 1/2, नंबर को यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है, छोड़ दो। A मतलब एक्सेलरेशन L1 T माइनस टू, ये T प्लस टू। अब क्या होगा, बेस सेम है, पावर के एडिशन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस टू माइनस टू कैंसिल, यानी बचा क्या, L1 L1 L1, यहाँ पे भी L1, यहाँ पे भी L1, यहाँ पे भी L1, यानी तीनों प्लेसेस पे डायमेंशन सेम है। तो ये फॉर्मूला हम फिजिक्स में एक्यूरेट है ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, चलो हो गया क्लियर सबको, कमेंट फास्ट कमेंट करो, क्लियर हो गई ये मेथड। चलो कमेंट करो, नहीं तो बोलो अनम्यूट करके, अनम्यूट करने को अलाउड ही नहीं रखा है मैंने आपको। ठीक है चलो, है क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर, सबको क्लियर। चल कल्पेश, ऋषभ क्लियर, क्लियर्ड, अनुजा ओके, सानिया, ऋषभ, सर्वेश, तुमको क्या नहीं हुआ क्या क्लियर? ओके, सबको क्लियर हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में ऐसे नहीं बोलते कि ये चेक का सांगा म्हणून हो किंवा नाही मध्ये आंसर द्या, ऐसे नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनली करेक्ट, आपको जो दिया है वो डायमेंशनली करेक्ट है, ऐसे बोलते हैं। जैसे कि S इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा इंटू टी क्यूब, ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन में बोलते हैं। एंड अगर ये डायमेंशनली करेक्ट होगा तो फाइंड डायमेंशंस फॉर अल्फा बीटा गामा, ये तीनों के लिए डायमेंशंस फाइंड करो, ऐसे हमें बोला जाता है। तो क्या करना है, एकदम सिंपल बात है, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है ना, तो इसका मतलब ये डायमेंशंस, ये डायमेंशंस, ये डायमेंशंस, ये डायमेंशंस सारे इक्वल चाहिए। अगर इक्वल चाहिए मतलब इक्वल है ही, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एस के डायमेंशंस L1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी के डायमेंशन, अल्फा के मालूम नहीं, टी के मालूम है T1, तो ये T1 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाएगा डिवीजन में, तो ये बनेगा L1 अपॉन T1, तो T प्लस वन ऊपर आएगा, ये बनेगा L1 T माइनस वन, खत्म हो गया आंसर। कितना सिंपल है देखो, प्रणव एक्सेलेंट, वेरी गुड, करेक्ट है सारे आंसर। वही बात बीटा के लिए करेंगे कि यस के डायमेंशन बीटा इंटू टी स्क्वायर के डायमेंशन के सेम होंगे, यानी बीटा के डायमेंशंस बनेंगे एस अपॉन टी स्क्वायर। अब यस का मतलब कौन है, लेंथ, टाइम, सिंप्लीफाई करेंगे, बीटा बनेगा L1 T माइनस टू, हो गया खत्म। अब बात बची गामा की, गामा के लिए क्या है मालूम हो गया आपको, खुद से करो फिर, यस इक्वल्स टू गामा इंटू टी क्यूब, तो गामा बनेगा एस अपॉन टी क्यूब, तो गामा बनेगा L1 T3 ऊपर आके T माइनस थ्री, फिनिश्ड फिनिश्ड फिनिश्ड। अल्फा मिला, बीटा मिला, गामा भी मिला, सब मिल गए, एक बेसिक रूल था। ठीक है ना, मतलब इसी तरह से एक बार ये स्टेप समझ में आ गई, सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस में हमें उसी को अप्लाई करना है, उसी को अप्लाई करके हम ये सॉल्व करेंगे। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो सबके आंसर्स आ रहे हैं, नो इशू, ओके। अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, ऐसे क्वेश्चन बना के देते कि आपको वो मालूम है, ऐसे कि आप वो समझ चुके हैं, फिर ये क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम टॉपिक के स्टार्ट में ही पढ़ रहे थे कि जो भी एंगल होता है उस एंगल को खुद के यूनिट्स एंड डायमेंशंस नहीं होते हैं, याद है सबको, जो भी एंगल होता है उसको खुद के यूनिट्स एंड डायमेंशंस नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये एंगल साइन के साथ आएगा, कॉस के साथ आएगा, टैन के साथ आएगा, कॉट के साथ आएगा, सेक के साथ आएगा, या फिर कोसेक के साथ आएगा, किसी भी साथ आने से थोड़ी फर्क पड़ने वाला है।
मतलब ये जो टर्म्स हम देख रहे हैं, ये भी डायमेंशनलेस, 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 ये भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। वेरी गुड अवनी, इसको डायमेंशन से नहीं होते, ये बेसिक रूल है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया कि साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स एक फंक्शन है, तो ये के डायमेंशंस कितनी होगी, फाइंड डायमेंशंस फॉर के, ऐसे क्वेश्चन में आपको बोला है। अब क्या करेंगे, एकदम सिंपल बात है, जो अब तक डिस्कस किया है उसको छोड़ के तो कुछ होगा ही नहीं, उसको ही अप्लाई करना है। हमें इतना मालूम है कि ओमेगा टी माइनस के एक्स इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते हैं, यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0, ये 0 रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, माइनस वाली टर्म उधर लेके जाएंगे, तो ये ओमेगा टी बनेगा इक्वल टू के एक्स। अब ओमेगा टी इक्वल्स टू के एक्स बना, मुझे के डायमेंशन चाहिए थे, तो के डायमेंशंस क्या बनेंगे, ये बनेंगे ओमेगा टी अपॉन एक्स, यानी मैंने के का फॉर्मूला डिराइव कर दिया। यहां तक आपके ब्रेन का यूज इन्वॉल्व है, ये समझ लगा बगा। चलो देख लो एक बार। वेरी गुड अथर्व, देखते क्या आता है, एक्सेलेंट, वेरी गुड। ये यहां तक क्लियर हो गए कि 3 स्टेप, ये बोलो पहले। ओके, हो गए क्लियर। बस अब इनकी डायमेंशंस की वैल्यू पुट करनी है। कल मैंने लिख के दिया था ओमेगा के डायमेंशंस t-1 है, टाइम के डायमेंशंस t+1 है, x मतलब डिस्टेंस है, उसके डायमेंशंस L1 है। इनको पुट करते हैं यहाँ पे, क्या होगा, k के डायमेंशंस t-1 t+1 अपॉन L1 +1 -1 कैंसल, 1 अपॉन L1 ऊपर आके बनेगा L-1, तो k के डायमेंशंस आ गए L-1। तो एक्सीडेंटली सब लोगों के आंसर्स करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब ये मेथड भी समझ में आ गई। तो ये एंगल की बात है, इसको थोड़ा सा याद करो बेटा, जब भी एंगल दिए जाएंगे उसके डायमेंशंस नहीं होते हैं, वो डायमेंशन लेस होता है, ये आपको मेंटेन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर, चलो अब मतलब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, तो हमें कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, ये याद करो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी आपको दिए जाते हैं, दे आर डायमेंशन लेस, वो क्या रहेंगे, डायमेंशन लेस रहेंगे। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई की जो भी पावर होगी, तो यहाँ पे जो x दिख रहा है ये हमेशा से क्या रहेगा, ये हमेशा से रहेगा डायमेंशन लेस। यानी कि क्या होता है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दिया जाता है, कोई भी दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ई रेज टू आपको बोला है अल्फा इंटू टी, ऐसा कोई भी एक फॉर्मूला है, और आपको बोला गया है कि फाइंड डायमेंशंस फॉर अल्फा। ठीक है, अल्फा के डायमेंशंस फाइंड करो, ये आपको पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, हमें तो इतना मालूम है कि अल्फा इंटू टी इनके कोई डायमेंशंस नहीं रहेंगे, यानी ये इक्वल्स टू 1 रहेगा। तो अगर मुझे अल्फा के डायमेंशन चाहिए, तो अल्फा क्या बनेगा, 1 अपॉन टी, यानी अल्फा के डायमेंशंस बनेंगे t-1। इस तरह से सॉल्व करो, या फिर यहां पे दोनों के डायमेंशंस मल्टीप्लाई करके 0 कब आएगा, अगर इसका t+1 होगा, इसका t-1 रहेगा तो 0 आएगा। तो इसको +1 बना दो, इसको -1 कर दो, फिर एक्सपोनेंशियल के कोई भी डायमेंशंस नहीं रहेंगे। इस तरह से आपको a के पावर में कोई भी अगर क्वांटिटी दी है, तो हमें क्या करना है, उन सबके डायमेंशन जो है वो 0 0 0 आने चाहिए, इसलिए उसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये 2 बेसिक रूल है, बस इनको अगर मेंटेन करेंगे तो ये सेकंड एप्लीकेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑलवेज डायमेंशन लेस होते हैं, एंड दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो भी डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूज करते हैं, बाकी कुछ खास यहाँ पे होता नहीं है। अब ये हो गया सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब आते थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर। थर्ड एप्लीकेशन जो है डायमेंशन का, वो कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भाई काम का नहीं है, इसका मतलब है सिलेबस में, इसलिए मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन तो करके दूंगा, लेकिन
हम इसको प्रैक्टिकली एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों यूज नहीं करेंगे आपको ही समझ में आएगा। ये थर्ड एप्लीकेशन ऐसा होता है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी दी गई है उसको हम क्या करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एंड ये दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम ये डायमेंशनल एनालिसिस का जो पार्ट है उसको यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, हमें क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है कि एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और इसको हमें क्या करना है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो एसआई में न्यूटन है, सीजीएस में कौन है, डाइन है। लेकिन ये बचपन से हम पढ़ रहे हैं और हमें पहले से मालूम है कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। तो हम थोड़ी ना ये डायमेंशनल एनालिसिस की प्रोसेस हर बार फॉलो करेंगे, जो मालूम है वो मालूम है, उसमें मतलब कोई भी अड़चन नहीं होगी। ठीक है ना, इसलिए हम कभी भी इसको सॉल्व करते टाइम जो मेथड है, जो प्रोसेस है, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा लेकिन उसका यूज करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, एकदम सिंपल बात है कि ये दोनों भी यूनिट्स एक ही क्वांटिटी के हैं, मतलब फोर्स के, तो उसके डायमेंशंस लिख देने के पहले L1 M1 T-2। ध्यान से देखो, कुछ भी काम की नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए, कुछ भी अपन स्किप नहीं करने वाले। सिंपल बात यह है, न्यूटन से डाइन में जाना है, लेकिन न्यूटन भी डाइन भी एक ही क्वांटिटी के यूनिट है, तो मैंने उसके डायमेंशंस लिख दिए, कितने हैं, L1 M1 T-2। अब L का मतलब कौन है, लेंथ। ध्यान से सुनो, आई विल नॉट रिपीट दिस। L का मतलब कौन है, लेंथ। तो हमें क्या करना है, जिसमें से कन्वर्ट कर रहे हैं अपॉन जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, लेंथ का यूनिट। अब किस में से कन्वर्ट कर रहे हैं, एसआई में से, तो एसआई में लेंथ का यूनिट है मीटर, अपॉन जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, सीजीएस में लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर। इनका रेशियो लेने का है, और यहाँ पे एल की जो पावर थी उस पावर को लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे मास है, तो मास कन्वर्ट कर रहे हैं एसआई में से, तो उसका यूनिट बनेगा किलोग्राम। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सीजीएस में, इसका यूनिट होगा ग्राम, पावर बनेगी 1। अब यहाँ पे कौन बचा, टाइम। टाइम तो दोनों सिस्टम में सेकंड सेकंड है, पावर -2, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका काम खत्म। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम कि ये दोनों को कैंसिल करने के लिए एक सिस्टम में लेके आएंगे। तो मुझे मालूम है 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। क्या किया मैंने, बस ये मीटर को निकाल के सेंटीमीटर लिखा, लेकिन लिखते टाइम 10 की पावर +2 रिक्वायर्ड थी, लिख दी। पावर कितनी है, 1। यहाँ पे किलोग्राम का मतलब है 10 की पावर 3, ये बनेगा ग्राम अपॉन ग्राम, पावर बनेगी 1। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, ग्राम ग्राम कैंसल, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, बेस से में पावर के एडिशन करेंगे, बन गया 10 टू द पावर 5। लेकिन ये सब करने से पहले हमें मालूम था, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। इसलिए व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन एग्जाम, ये सिस्टम मतलब ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करनी पड़ती है मैक्सिमम टाइम्स। लेकिन एखादा आड़वा तिड़वा यूनिट दिया गया है और उसका कन्वर्जन हमें मालूम नहीं है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो इस रिलेटेड वन मोर एग्जांपल लेंगे, टेक ए स्क्रीनशॉट। गुड। अब नेक्स्ट केस में हमें दिया गया है वर्क, और बोला गया है कि वर्क का जो यूनिट होता है एसआई में, उसको कन्वर्ट करो सीजीएस में, या फिर उल्टा कर लेते हैं, वर्क का जो यूनिट है सीजीएस में, उसको एसआई में कन्वर्ट करो। अब सीजीएस में यूनिट होता है अर्ग, एसआई में यूनिट होता है जूल। अब अर्ग टू जूल कन्वर्ट करना है, लेकिन एज्यूम करो कि हमें मालूम नहीं है। अवनी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं +7 नहीं, -7 होता है। ठीक है, अगर ये मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले वर्क है ना, तो हमें पहले वर्क के डायमेंशंस लिखने पड़ेंगे, L2 M1 T-2। अब यहाँ पे L मतलब लेंथ है, पहले क्या करेंगे, जिसमें से कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब सेंटीमीटर, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब मीटर, तो सेंटीमीटर अपॉन मीटर करेंगे, पावर बनेगी 2। यहाँ पे मास है, इधर कौन होता है ग्राम, इधर कौन होता है किलोग्राम, पावर कितनी है 1। टाइम तो दोनों तरफ सेकंड सेकंड ही है, तो कैंसिल ही होने वाला है। अब इनको कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर रखना है। तो सेंटीमीटर को मीटर लिखने के लिए मैं -2 लिख दूंगा, तो ये बनेगा 10 की पावर -2 मीटर अपॉन मीटर, पावर 2। ग्राम को किलोग्राम लिखना है तो -3 लिखूंगा,
किलोग्राम अपॉन किलोग्राम, पावर बनेगी 1, तो मीटर मीटर किलोग्राम किलोग्राम कैंसल, 2 इंटू -2 -4, -3 इंटू 1 -3, 10 बेस से में पावर की एडिशन होगी 10 टू द पावर -7, लेकिन हम तो ये 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे थे 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आ गए, लेकिन ये इस मेथड से भी हम प्रूव कर सकते हैं, ये आपको समझना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस एंड ऑल एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पे डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस के एप्लीकेशन, सारे यूजेस क्या